अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज एक मुनफरिद और अनोखी कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये कहानी मैंने आज से 5 साल पहले लिखी थी, लेकिन इसे पब्लिश करने का इत्तेफाक अब हो रहा है। ये एक लड़की की कहानी है जिसने गुर्बत में आँख खोली, जो अपने घर की गुर्बत दूर करने निकली और फिर इत्तफाकिया तौर पर एक खंडर में एक खजाना उसके हाथ लग गया। और फिर उसके साथ क्या हुआ दोस्तों, ये कहानी 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है और एक साथ हैदर वॉइस पर अपलोड की जा रही है। अगले हिस्सों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप उन पर क्लिक कीजिए और इस कहानी के अगले हिस्सों तक पहुंच जाइए। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी सुनने के बाद अपने कीमती ख्यालात का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और हैदर वॉइस चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी पुरस्रार खजाना का पहला हिस्सा। तो नाहिद, क्या तुम तैयार हो? नुज़रत ने हंसकर कहा। मैंने सर उठाकर उसे संजीदगी से देखा और बोली, हाँ, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरा घर ही मेरी पहली जिम्मेदारी है, मेरा फर्ज है। हाँ, ये तो है। नुज़रत कहने लगी, मुझे तो ये सहूलत है कि मेरा ससुराली गांव वहां सिकंदरपुर से करीब है। हम कुछ अरसा तक वहीं रिहाइश रख लेंगे जब तक हमारी ट्रांसफर वापस शहर में नहीं हो जाती। मेरे मियाँ भी मान गए हैं, नुज़रत ने कहा। मैं मकामी प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। कुछ दिन हुए परेशानियों ने घेर रखा था, क्योंकि मेरे साथ मेरी और मेरी एक दोस्त की ट्रांसफर एक गांव में हो चुकी थी जो हमारे जिला में ही था, मगर जरा दूर था। वहां पर आने जाने में ही घंटा 1.5 घंटा लग जाता था। मेरे लिए यह मुमकिन नहीं था कि मैं रोजाना 1-1.5 घंटे का सफर करके वहां जाती और फिर वापस आती। रोजाना आना जाना बहुत मुश्किल काम था। घर के तमाम मामलात भी मेरे सुपुर्द थे। घर में हमारे था कौन? मेरी बूढ़ी माँ और एक मेरा छोटा भाई। भाई एक दुकान पर सेल्समैन था। बस हम दोनों भाई बहन की कमाई से ही घर चल रहा था। हमारी माँ बीमार रहती थी और अब्बा को फौत हुए 2 साल हो चुके थे। तब से हम दोनों बहन भाई मिलकर जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे थे। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे गवर्नमेंट की जॉब मिल गई और माली मसाइल कुछ बेहतर हो गए। मगर अब इस नई टेंशन ने मुझे फिर मुसीबत से दो चार कर दिया था। अम्मा घर के कामकाज नहीं कर सकती थी। खाना तो वो मुश्किल से बना डालती, मगर मैं उन्हें खाना बनाने से भी मना करती थी। वो मेरी मदद और सहूलत की खातिर कुछ कर दिया करती। वो बीमार होती, मैं उन्हें काम करने से मना करती। मैंने जब माँ को अपनी ट्रांसफर के बारे में बताया तो वो भी सुनकर परेशान हो गई। मैंने उन्हें तसल्ली दी और कहा, मैं कोशिश करूंगी कि 1-2 दिन वहां रह जाया करूं और बाकी 1 दिन यहां रुक जाया करूं, लेकिन तुम्हारे वहां चले जाने से मसला होगा। अम्मा जी परेशान होकर बोली। अम्मा, कोई बात नहीं, अब नौकरी है, क्या करूं, थोड़ी सी तकलीफ सह लेने में कोई मसला नहीं, और मेरे पास कोई ऊंची सिफारिश भी नहीं है जो मैं अपना ट्रांसफर रुकवा सकूं। मेरा भाई नवीद भी ये सुनकर परेशान हुआ, मगर मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरी ट्रांसफर जल्द अज जल्द वापस हमारे शहर में हो जाए। बेशक पास ही कोई स्कूल हो, यहां नहीं मगर कुछ पास होता कि मैं रोज आ जा सकती। उसमें कुछ वक्त लग सकता है। गफूर साहब ने मुझे तसल्ली दी है कि वो मेरी ट्रांसफर वापस करवा देंगे। मैंने उन्हें अपनी मजबूरी बताई है, लेकिन वो कहते हैं कि जरूरी है जब तक ट्रांसफर वापस नहीं होती तुम वहां पर नौकरी कर लो। तुम तो जानती हो कि सरकारी नौकरी में किसी किस्म का इनकार नहीं हो सकता। जहां पर भी हमारे अफसरान या इदारा हमें भेजे, हमें जाना पड़ता है। मेरा भाई नवीद सर झुकाए खामोशी से मेरी बात सुनता रहा। मैंने उसे माँ का ख्याल रखने की तलकीन की और घर के काम काज में अम्मा का हाथ बटाने और उन्हें ज्यादातर आराम देने का कहा। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा भाई नवीद बहुत समझदार और ताबेदार है। मेरे भाई ने मेरी बात बहुत गौर से सुनी। फिर मैंने अपना कुछ मखसूस सामान समेटा और फिर एक रोज वहां से मैं सिकंदरपुर के लिए चल पड़ी। नुज़रत मेरी सहेली, जिसकी मेरे साथ ही ट्रांसफर हुई थी, उसके मियाँ गाड़ी में हमें सिकंदरपुर ले आए। तकरीबन हमारे घर से 1.5 घंटे का सफर था। सारा रास्ता तकरीबन वीरान और छोटे छोटे दूर दराज के देहातों पर मुश्तमिल था। जिस गांव में मेरी ट्रांसफर हुई थी, यह स्कूल काफी अरसे से बंद पड़ा था। मुझे यह सुनकर बहुत हैरानी हुई कि स्कूल में कम से कम 20-25 साल से किसी किस्म की पढ़ाई वगैरह नहीं हुई थी। बिल्डिंग में सफाई वगैरह करवाई गई थी। बिल्डिंग बहुत पुरानी अंग्रेजों के जमाने की थी, जिसे बाद में हुकूमत ने एक स्कूल बनाकर महकमा तालीम के सुपुर्द कर दिया था। मगर मकामी आबादी में बच्चे पढ़ाने का इतना रिवाज आम नहीं था, इसलिए लोग स्कूल में बच्चे नहीं भेजते थे। कुछ अरसा तक तो गवर्नमेंट ने वहां पर उस्ताद लगाए रखे, मगर जब गवर्नमेंट ने देखा कि यहां पर लोगों के पढ़ने का रुझान नहीं, तो उन्होंने बिल्डिंग को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया
और वहां पर मौजूद असातिज़ा की दूसरे शहरों में ट्रांसफ़र कर दी। सिकंदरपुर हमारे ज़िला के दूर दराज इलाकों में आता था, जिसकी आबादी चंद घरों पर मुश्तमिल थी और आसपास के गांव भी बहुत दूर थे। ये बिल्डिंग अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ पर एक रेस्ट हाउस के तौर पर बनाई गई थी। मुझे मालूमात मिली कि यहाँ आसपास बहुत सी शिकारगाहें थी और अंग्रेज़ हुक्मरान शिकार की गर्ज से इस इलाके में आया करते थे। इसीलिए वहाँ उनके क़याम के लिए एक शानदार इमारत बनवाई गई थी। आसपास के जंगलों में तीतर, हिरन और किस्म किस्म के जानवर थे, जिनका शिकार करने के लिए वो यहाँ पर आते और कई कई रोज़ इस बिल्डिंग में क़याम करते। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। यह बिल्डिंग मुस्तकिल तौर पर बंद रही। हुकूमत ने इसे किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मगर कुछ अरसा बाद हुकूमत ने इसे एक स्कूल के तौर पर मुतारिफ कराया और दूर दराज इलाके में होने की वजह से इस बिल्डिंग का हुकूमत को कुछ खास फायदा नहीं था। हुकूमत ने इसी सोच के पेश नज़र इसे मकामी लोगों के लिए स्कूल बना दिया, मगर स्कूल का रुझान न होने की वजह से यह बिल्डिंग बरसों से वीरान पड़ी थी। मेरे और नुसरत के पहुंचने से पहले ही चौकीदार रुस्तम खान चाको चौबंद गेट पर खड़ा था। उसने हमें खुश आमदीद कहा और गेट खोलकर हमारे साथ ही अंदर आ गया। बिल्डिंग देखकर मुझे उसकी खस्तगी का अंदाजा हुआ था, क्योंकि तर्ज तामीर कुछ ऐसा था जैसे पुरानी इमारतें बनी हों। अजीब डरावनी सी बिल्डिंग थी, जिसमें सामने बरामदा और कितार में चंद कमरे बने हुए थे। उसके बाद फिर आगे सहन शुरू हो जाता और फिर सामने कमरों की एक लंबी कितार नजर आती। हमें बताया गया कि ये कमरे तादाद में इतने ज्यादा इसलिए बनाए गए थे कि जब अंग्रेज हुक्मरान यहां पर आकर ठहरते तो उनके साथ उनके कई हिंदुस्तानी खिदमतगार और कारिंदे भी होते, जिनको बाकी कमरों में ठहरा दिया जाता और बड़े आदमियों को मखसूस आरामदेह कमरों में ठहराया जाता। कमरे के पीछे दोबारा सहन था और सहन के दाएं तरफ एक बड़ी सी शानदार हालनुमा इमारत थी, जिसमें सफाई वगैरह करवाकर हमारे लिए एक छोटा सा ऑफिस बनवा दिया गया था। रुस्तम खान ने हमें बताया कि मकामी गांव के कुछ बच्चे और आसपास के कुछ बच्चों के वालिदैन पहले ही गवर्नमेंट से मुतालबा कर चुके थे, इसलिए वो बाखुशी अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार थे। अब दौर बदल रहा था, इसलिए तालीम की अहमियत लोगों को समझ में आ रही थी। ऑफिस वगैरह देखने के बाद रुस्तम खान ने शुरू के कमरों में मुझे एक कमरा दिखाया और बताया कि बीवी जी, ये आप लोगों की रिहाइश के लिए साफ किया गया है। कमरा शानदार था। 2 बिस्तर लगाए गए थे, मेज, कुर्सियां और जरूरत की चंद चीजें मौजूद थीं। नुज़रत कमरा देखकर नाक मुंह चढ़ाकर बोली, नहीं नाहिद, तुम मेरे साथ मेरे ससुराल चलना, मेरे साथ ही रहना। मेरे मियाँ तो शहर होंगे, मगर मेरा देवर मुझे गांव ले जाया करेगा। नुज़रत मुझसे उम्र में बड़ी थी। बच्चे 13-14 साल के थे और समझदार थे, इसलिए उसका मियाँ शहर में उन्हें संभाल सकता था। इसलिए उसने अपने करीबी गांव में ससुराल में रहने को तरजीह दी थी, क्योंकि उसकी ट्रांसफर भी मेरे साथ यहां पर ही हुई थी। मैं भी खुश हो गई कि चलो यहां पर रहने के बजाय मैं नुज़रत के साथ उसके ससुराल में रहूंगी। मुझे यहां का माहौल कुछ अच्छा नहीं लगा था। वीरानी सी थी, अजीब सन्नाटा सा था। बिल्डिंग से कुछ फासले पर गांव के कच्चे पक्के मकानात थे और बिल्डिंग जैसे अलग थलग खड़ी थी। स्कूल देखने के बाद हम दोनों को नुज़रत के मियाँ लेकर गांव चल पड़े। नुज़रत के ससुराल वालों ने हमारी खूब आवभगत की। वो रात हमने वहीं पर क़याम किया। अगले दिन उसका मियाँ हमें स्कूल छोड़कर वापस शहर चला गया। आज हमसे मिलने बच्चों के कुछ वालिदैन ने आना था। हमने बच्चों वगैरह के दाखिले और स्कूल का पूरा सिलसिला चलाना था और छुट्टी के वक्त हमें नुज़रत का देवर लेने आ जाता। उसके पास भी एक छोटी सी गाड़ी थी, लिहाजा हमारा रैश का मसला भी हल हो गया था। मैं मुतमईन थी, क्योंकि मुझे यहाँ अकेले रहने में बहुत मसला होता। खुदा का शुक्र था कि नुज़रत की ट्रांसफ़र भी मेरे साथ ही हुई थी। अगर मैं अकेली होती तो फिर शायद यहाँ मेरा रहना मुमकिन न होता। उस रोज़ बच्चों के वालिदैन हमसे मिलने आए। हमने कोई 19 बच्चों के एडमिशन किए। हमें मकामी आबादी के वालिदैन का रुझान देखकर बहुत खुशी हुई। उनमें से चंद बच्चे ऐसे भी थे जो आसपास के गांव से आए थे। नुज़रत कहने लगी, मैं हैरान हूं कि इन वीरानों में भी लोग आबाद हैं। हमें यह पता चला कि सिकंदरपुर में बिजली आए हुए चंद ही साल हुए थे। ये ऐसा दौर था जिस वक्त तकरीबन बिजली हर जगह हर गांव में मौजूद थी। दूर दराज इलाकों तक बिजली पहुंच चुकी थी। पहला दिन बहुत मसरूफ गुजरा। हमने बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह और बाकायदा क्लासेस का आगाज करने के लिए वालिदैन को 2 दिन का वक्त दे दिया। 2 दिन हमें स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं थी। वो 2 दिन हमने नुज़रत के ससुराल में गुजारे। उन्होंने खूब खिदमत की। नुज़रत के देवर कमाल से मेरी मुलाकात हुई। बड़ा बातूनी आदमी था।
और फिर 2 रोज के बाद हमने बाकायदा स्कूल में क्लासेस का आगाज कर दिया। छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है, मगर मैं और नुज़रत अपना काम इंतहाई दयानतदारी से करती, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने लगी। हमें सुबह छोड़ने और ड्यूटी के बाद ले जाने का काम कमाल के सुपुर्द होता। कमाल बार बार मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश करता। वो बहुत बातूनी और अजीब सी किस्म की आदतों का इंसान था। नुज़रत ने बताया कि वो बातूनी जरूर है मगर दिल का बहुत अच्छा है, इसलिए उसकी बेतकल्लुफी पर बुरा मत मानना। उसकी बात पर मैं सिर्फ मुस्कुराकर खामोश हो जाती। पहला 1 हफ्ता मैंने वहीं पर गुजार दिया। फिर 1 हफ्ते बाद नुज़रत के मियाँ हमें लेने आ गए। नुज़रत ने शहर बच्चों से मिलने जाना था और मैंने अपने माँ और भाई से। 2 दिन हमने अपने घरों में गुजारे और फिर वापस सिकंदरपुर अपनी ड्यूटी पर रवाना हो गए। सर्दियों की आमद थी। 2 दिन तो अच्छे गुजरे। तीसरे दिन नुज़रत की तबीयत कुछ खराब हो गई। उसे मौसमी बुखार ने आ लिया था। मुझे अकेली को ही स्कूल में आना पड़ा। कमाल की गाड़ी में अकेले बैठते हुए मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, मगर मेरी मजबूरी थी। मिस नाहिद, आज आप कुछ बोल नहीं रही, क्या बात है? तबीयत तो ठीक है? कमाल बैक व्यू मिरर में मुझे देखकर बोला। जी कमाल साहब, बस मैं ठीक हूं, ऐसे ही जरा संजीदा मिजाज हूं, मैंने मुस्कुराकर कहा। आप आज इस ब्लैक ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं। जी शुक्रिया। मैंने अपनी तारीफ पर उसका शुक्रिया अदा किया, मगर मेरा चेहरा तासुर से खाली था। चंद लम्हे बाद वो फिर बोला, अगर आप मेरे साथ गाड़ी में आगे बैठ जाती तो। जी मैं पीछे ही ठीक हूं, मैंने संजीदगी से कहा तो उसने होंठ बेच लिए। ऐसे तो मैं आपका ड्राइवर लग रहा हूं। मैं जवाब में खामोश रही। वो मुझे स्कूल छोड़कर चला गया, मगर मुझे उसका ऐसे बेतकल्लुफी से बातें करना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। हालांकि नुज़रत के सामने वो ऐसी वैसी बात नहीं करता था। बहरहाल मेरी मजबूरी थी। वापसी पर भी वो ऊट पटांग बातें करता रहा और मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, नुज़रत का बुखार जल्दी ठीक हो जाए और कल से वो मेरे साथ स्कूल चले। नुज़रत का बुखार अभी तक ठीक नहीं हुआ था और मेरे लिए यह सूरत हाल नाजुक थी। कमाल की बेढंगी बातें सुनने का मुझे कोई शौक नहीं था। मजबूरी थी, मैं उनके घर रह रही थी। घर पर वो बहुत रिजर्व रहता, मगर आजकल तो जैसे उसे मौका मिल गया था। बहरहाल मैं खामोश थी। अगले दिन कमाल मुझे स्कूल छोड़ने चला तो वही बातें फिर शुरू कर दी। मैं बहुत परेशान हुई। आज तो उसका हौसला इतना बढ़ गया कि वो बरमला कहने लगा, मिस नाहिद आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं फौरन बोली, कमाल साहब ये अब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मिस नाहिद, जैसी बातें मुझे आती हैं वैसे ही कर रहा हूं। मैं बेशक गांव में रहता हूं मगर शहर में भी रह चुका हूं, शहरी जिंदगी से वाकिफ हूं, पढ़ा लिखा नौजवान हूं। हमारी जमीनें हैं, जायदाद है। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा। तो फिर ये कि मैं आपको पसंद करने लगा हूं। उसके इस तरह बेबाकाना अंदाज पर मैं भौंचक्की रह गई। मिस्टर कमाल। जी मिस नाहिद। और आपको मुझसे शादी करना होगी, उसने रुके बगैर फिर कहा। उसके इस तरह फैसला कुन लहजे पर मैं हैरान रह गई। और अगर मैं ना कर दूं तो? अचानक उसने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। क्या जबरदस्ती है? मैंने जवाबन कहा। जी बिल्कुल। उसके जवाब पर मैं और परेशान हो गई। कमाल साहब, आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। अरे तो मैंने कब कहा कि आप ऐसी वैसी हैं? मैं भी तो ऐसा वैसा नहीं। उसकी हठधर्मी बदस्तूर बरकरार थी। मैं भी बहुत हैरान हुई, ये आज किस किस्म की गुफ्तगू कर रहा था। स्कूल आने में थोड़ा ही फासला बाकी रह गया था। मैं दुआएं मांग रही थी कि काश स्कूल जल्द अज जल्द आ जाए। स्कूल पहुंची तो मेरी जान में जान आई। वापसी का रास्ता खामोशी रहा था। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं दोबारा उस आदमी के साथ नहीं आऊंगी। छुट्टी के वक्त मुझे लेने आया तो मैंने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। वो गाड़ी से बाहर निकल आया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। देखें नाहिद, आपको मेरे सिवा कोई भी लेने नहीं आएगा। मैंने जवाबन कहा, मैं यहीं रह लूंगी, ना आए कोई लेने। मेरे दिल में यह ख्याल था कि शायद वो मेरी मिन्नतें करेगा, मगर मैं उस वक्त हैरान रह गई जब वो चंद लम्हे मुझे गौर से देखता रहा, फिर मुड़ा और फौरन गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी मोड़कर वहां से वापस ले गया। तो गोया वो मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया था। रुस्तम खान गेट पर खड़ा सारा माजरा देख रहा था। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया, बोला, बीबी जी क्या हुआ? रुस्तम, क्या स्कूल की बिल्डिंग के अंदर मेरा कमरा वैसे ही मौजूद है? मेरा मतलब है जो रिहायशी कमरा हमारे लिए दिया गया था उसको बंद तो नहीं किया? जी नहीं बीबी जी, आपका कमरा तो बिल्कुल वैसे ही मौजूद है, उसे बंद तो नहीं किया। तो ठीक है, फिर आज से मैं वहीं रहूंगी, मैंने कहा। और बीबी जी दूसरी मैडम, क्या वो भी? रुस्तम खान मेरी तरफ देखकर हैरत से बोला, नहीं, उनके बारे में मैं नहीं जानती। अगर उन्हें रहना हुआ तो रह लें, वरना वो अपने घर तो रोज ही चली जाती हैं। मगर बीबी, आप अकेली यहां कैसे रहेंगी? रुस्तम खान मेरी जानिब बदसूर हैरत से देख रहा था।
देखो रुस्तम खान, मैं कोई बच्ची नहीं हूं, ना मैं डरती हूं। और वैसे भी तुम्हारा घर तो साथ ही है ना? जी बीबी जी, मेरा घर तो करीब है, वो तो बात दुरुस्त है। उसका घर बिल्डिंग के करीब ही था। चलें बीबी, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। ये कहकर मैं वापस स्कूल की तरफ बढ़ी। कमाल की गाड़ी धूल उड़ाती हुई जा चुकी थी। मुझे दिल ही दिल में उस बेढंगे शख्स पर बहुत गुस्सा था। अजीब बोंगा किस्म का आदमी था। कमाल ने मुझे इतना तंग किया। मैं उसके साथ जाने से इनकार करने पर मजबूर हो गई थी। अभी 1.5 घंटा ही गुजरा होगा कि कमाल की गाड़ी दोबारा रुकने की आवाज आई। अब कमाल के साथ साथ नुज़रत भी थी। वो दोनों अंदर आ गए। नुज़रत को मालूम था कि मैं इसी कमरे में मौजूद होंगी। वो सीधी मेरे पास आई और गुस्से से बोली, नाहिद, ये क्या बचगानापन है? क्या हुआ? मैंने हैरत से कहा तो बोली, तुमने कमाल के साथ आने से इनकार क्यों कर दिया? अरे ये तुम कमाल साहब से ही पूछो, मैंने कहा तो वो मुड़कर कमाल की तरफ देखने लगी। क्यों कमाल, क्या बात है? तुमने कोई बदतमीजी तो नहीं की नाहिद से? नहीं, मैंने तो इन्हें कुछ नहीं कहा। कमाल डिटाई से झूठ बोलने लगा। क्यों नाहिद, तुम मुझे बताओ, इसने तुम्हें क्या कहा जो तुमने आने से इनकार कर दिया? वो मुझसे पूछने लगी तो मैंने कहा, नुज़रत, खुदा के लिए मैं यहीं पर ठीक हूं, मुझे नहीं जाना, तुम मेरा सामान यहीं पहुंचा दो। नुज़रत ने कमाल से कहा, तुम जाओ, गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी आती हूं। कमाल ने गुस्से से मुझे देखा और मुड़कर चला गया। नुज़रत कहने लगी, नाहिद प्लीज ऐसा मत करो, यहां अकेले रहना ठीक नहीं। मुझे बताओ क्या हुआ? कमाल ने तुमसे कोई बदतमीजी की? मैंने उसे सारा वाकया सुना दिया। यह सुनकर वो हैरान रह गई और कहने लगी, कमाल ऐसा तो नहीं। हाँ मैं जानती हूं ऐसा नहीं, लेकिन मैं इसी बात पर हैरान हूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी बात पर वो मुझे देख रही थी, हैरत से गुम। चलो तुम मेरे साथ चलो। नहीं नुज़रत, तुम ऐसा करो, मेरा सामान मेरे पास भेज दो। नाहिद चलो ना, वो मुझे खींचने लगी। तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, आइंदा वो ऐसा नहीं करेगा, मैं वादा करती हूं। मैं मजबूर होकर उसके साथ चल पड़ी। वापसी पर कमाल खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। मेरा ख्याल था शायद वो बाज आ गया है, आइंदा ऐसा नहीं करेगा, मगर ये मेरी खाम ख्याली थी। 2 दिन खामोशी से गुजर गए, वो मुझे मुसलसल इग्नोर करता रहा। मैं इसी बात पर खुश थी कि मेरी उससे जान छूट गई। मगर उस दिन मैं अकेली अपने कमरे में लेटी हुई थी कि अचानक वो दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। मैं उसे देखकर हैरान हुई। उसकी आंखों में वहशत भरी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता मेरे पास आया और कहने लगा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैं फौरन उठकर खड़ी हो गई और उसे घूरते हुए बोली, कमाल, क्या तुम अपने हवास में हो? नहीं, मैं अपने हवास में नहीं। तुमने मेरी तौहीन की है, मेरी तजलील की है, मुझे मेरी भाभी के सामने रुस्वा किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगी। मैं उसकी आंखों की वहशत से घबरा गई थी, खौफजदा हो गई। मैंने कहा, मैं प्लीज इस वक्त अकेली हूं, तुम चले जाओ, यहां से बाहर चले जाओ, वरना मैं नुज़रत को आवाज दे दूंगी। वो कहका लगाकर बोला, आवाज देकर देख लो, इस वक्त तो घर में कोई मौजूद नहीं। वो मेरी तरफ बढ़ा। उसकी बात सुनकर मैं खौफ से पीली पड़ गई। इससे पहले कि वो मुझ पर झपटता, मैं जोर से चिल्लाने लगी। अचानक पीछे से नुज़रत की शक्ल नमूदार हुई। कमाल, क्या बात है, तुम इसके कमरे में क्यों आए हो? कमाल अचानक घबराकर पीछे मुड़ा और नुज़रत को देखकर एकदम घबरा गया। उसके ख्याल में शायद नुज़रत घर में मौजूद नहीं थी, कहीं बाहर निकली थी। कुछ नहीं भाभी, मैं तो वैसे ही नाहिद का हाल चाल पूछने आया था। चलो तुम यहां से बाहर, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं यहां। वो मुझे घूरते हुए वापस चला गया। मैं अंदर ही अंदर खौफजदा हो गई। नुज़रत फौरन मेरे पास आई और कहने लगी, तुम इत्मीनान रखो, वो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मैं बिल्कुल खामोश होकर रह गई, मगर मैंने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि मैं सुबह यहां से हर सूरत चली जाऊंगी। मुझे यहां रहना मंजूर नहीं था। अब मैं यहां नहीं रह सकती थी। कमाल बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गया था। उसकी नीयत और इरादे ठीक नहीं थे और इसका हल यही था कि मैं यहां से चली जाऊं। अगली सुबह जब मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हुई तो मैंने अपना बैग भी साथ ले लिया। गाड़ी में बैठी तो नुज़रत मेरी तरफ देखकर कहने लगी, नाहिद, तुम अपने कपड़ों का बैग क्यों ले आई? देखो नुज़रत, प्लीज बुरा मत मानना, अब मैं यहां नहीं रह सकती। तुमने जितने दिन मेरी मेहमान नवाजी की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर अब मैं यहां रहना नहीं चाहती। प्लीज मुझे मजबूर मत करना। मेरी बात सुनकर नुज़रत खामोश होकर रह गई। कमाल भी बैक व्यू मिरर से मुझे सब कुछ देख रहा था। उसने होंठ बेच लिए। स्कूल आ गया तो मैं बैग लेकर नुज़रत के साथ ही स्कूल के अंदर चली गई। नुज़रत मेरे इस अमल से खुश नहीं थी, इसलिए वो खामोश रही। छुट्टी के वक्त कमाल उसे लेने आया तो वो अकेली ही बगैर कुछ कहे चली गई। मैं जानती थी कि वो मुझसे नाराज है, मगर उसने भी मेरी प्रॉब्लम समझकर भी समझने की कोशिश नहीं की थी। उसके सामने ही तो कमाल बुरी नीयत से मेरे कमरे में घुस आया था और वो उसको हल्का सा डांट कर इस बात को उड़ा गई थी। उसे चाहिए था कि कमाल से सख्ती से इस बात की बाज पुरस करती। चलो छोड़ो, जितने दिन उसने मुझे रखा उसकी मेहरबानी, आइंदा मुझे वहां नहीं रहना। अल्लाह करे बस जल्दी से मेरी ट्रांसफर वापस शहर में हो जाए तो इस वीराने से मेरी जान छूटे।
मैंने रुस्तम खान से कहकर बिस्तर वहीं उस कमरे में लगा लिया जहां वो रिहायशी कमरा हमें दिया गया था। मैंने सामान निकालकर कमरे में रख दिया। कपड़े और चंद जरूरी चीजें थी। खाने पीने का मसला था तो उसके लिए रुस्तम खान ने मुझे यही कहा था कि वो खाना अपने घर से ले आया करेगा। मैंने कहा, रुस्तम खान ऐसे नहीं, मैं खाने के लिए तुम्हें कुछ रकम अदा कर दिया करूंगी। कहने लगा, बीबी जी कैसी बात करती हैं आप, मेरी बेटी और बहन जैसी हैं। मैं गरीब जरूर हूं मगर इतना भी गया गुजरा नहीं कि अपनी बहन के 2 वक्त के खाने का इंतजाम न कर सकूं। नहीं रुस्तम खान, 1-2 दिन की बात नहीं, क्या पता मुझे कितने हफ्तों बल्कि महीनों तक यहां रहना पड़ जाए। अरे बीबी जी फिक्र मत करो, चाहे तुम सारी जिंदगी यहां रहो, हम यहां मौजूद हैं ना। मैं उसकी इस मोहब्बत पर दिल ही दिल में उसकी शुक्रगुजार थी। एक वो था जो अपने घर में भी मुझे खौफजदा किए हुए था और एक ये था जो मेरी हिफाजत और मेरे खाने तक के लिए फिक्रमंद था। रात का खाना रुस्तम खान अपने घर से ले आया। खाना खाकर मैं कमरे में जैसे बंद होकर रह गई। मैं अपने साथ कुछ नॉवेल्स ले आई थी, वो निकालकर पढ़ने लगी ताकि वक्त गुजर सके। जब तक नींद नहीं आती इनसे दिल बहला लूं। रात के 11 बजे का वक्त हुआ तो मुझे हल्की हल्की नींद आना शुरू हो गई। मैंने नावल बंद करके रखा और बिस्तर पर सोने के लिए लेट गई। बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद के झकोले आने शुरू हो गए, मगर मैं अभी पूरी तरह नींद में नहीं डूबी थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा हो, नाहीद नाहीद। मैं हैरान रह गई कि किसने मेरा नाम पुकारा। आवाज मर्दाना मगर बहुत ही खूबसूरत थी। मैं अंदर ही अंदर खौफ महसूस करने लगी। शायद रुस्तम खान, मगर वो मुझे इस वक्त क्यों पुकारेगा, और ये तो आवाज भी उसकी नहीं। और वैसे भी मैं सर झटक कर दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। इस बार आवाज मुझे बहुत करीब से महसूस हुई। मैं एकदम घबरा कर उठ बैठी। खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।